साथियों, 7 अक्टूबर 2023 को भोपाल में सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स, अस्थायी ठेका, अंशकालीन, दैनिक मजदूरी आदि तमाम ऐसे कर्मचारी जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, उनकी ओर से आक्रोश तिरंगा रैली का आयोजन भोपाल में किया गया है। पीसीसी के सामने इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोग इकट्ठे होंगे और वहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे, फब्बारा बोर्ड ऑफिस चौराहे, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जाकर शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे। यह आक्रोश तिरंगा रैली करने के पीछे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का जो मकसद है, वो मकसद यह है कि आचार संहिता लगने से पहले हम एक बार पुनः सरकार और विपक्ष दोनों तक आउटसोर्स की ताकत का एहसास कराएं, उन कर्मचारियों की ताकत का एहसास कराएं जिनके साथ लगातार 20-25 साल से अन्याय हो रहा है। उन्हें सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है, उनकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। हो सकता है कि 7 अक्टूबर का आयोजन आचार संहिता लगने से पहले का किसी भी कर्मचारियों का आखिरी आयोजन हो। मैं इसी तारतम्य में आपको 5 साल पहले की एक घटना सुनाना चाहता हूं। 8 अक्टूबर 2018 उस दिन भोपाल में मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया था। 3 दिन तक 6, 7 और 8 भोपाल में वो डेरा डाले रही थी। तब उन्हें 1000 रुपए मानदेय मिलता था और सहयोगिनी को शायद 5000। 8 अक्टूबर को आशा कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को चरम पर पहुंचाया और वो पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां से मुख्यमंत्री जी अपने घर में घुसते हैं, वहां वो इकट्ठी हो गई और जब उनको खदेड़ा गया तो खम्भों पर चढ़ गई और वहां से वो गिरी भी, जो न्यूज़पेपरों में, चैनलों में उस दिन की सबसे बड़ी खबर बनी। सबसे बड़ी खबर बनी, उसका नतीजा ये हुआ, हालांकि उस आयोजन पर हमारे 15-20 आशा कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने के प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ। आज तक उन पर वो मामला कायम है, लेकिन उनके उस आंदोलन का असर ये हुआ कि 5 साल पहले जो आशा कार्यकर्ता 1000 रुपए में काम कर रही थी, अधिकारियों के कभी भी निकाल देने की धमकियों को सह रही थी, 5 साल बाद आज वो 6000 रुपए मानदेय पा रही है और सहयोगिनी 13,500 रुपए। जैसे ही 2018 में सरकार बदली, कमलनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहला काम आशा कार्यकर्ता जिनको 1000 रुपए मिलते थे, उनका मानदेय बढ़ाकर 2000 किया और उसे 5000 करने का प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट को भेजा था। तब तक सरकार गिर गई। उसी प्रस्ताव को शिवराज सिंह सरकार ने 2023 में लागू किया है। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि आंदोलन कभी भी आज के लिए नहीं किया जाता। आंदोलन का फायदा कल होता है, आंदोलन का असर बाद में दिखाई देता है और आंदोलन सरकारों को चुनावों के मौके पर, वर्तमान सरकार और बनने वाली सरकार को भी ये एहसास कराता है कि हम लोग भी हैं, हमारे बारे में भी आप सोचिए, विचारिए और हमारे लिए काम कीजिए। तो आशा कार्यकर्ता 1000 रुपए से 6000 और 13,500 पर पहुंची है। कितने? 5 साल में।
वो रसोईया भी जिन्हें 1000 मिलता था, कमलनाथ जी ने की सरकार बनते ही उनको 2000 किए गए। 5000 का प्रस्ताव था। 2023 में शिवराज सिंह ने उन रसोईया कार्यकर्ताओं को भी 2000 रुपए बढ़ाए, उनके 4000 रुपए किए। अब सवाल आता है आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, कि इनके साथ हो रहा अन्याय कब समाप्त होगा। निश्चित रूप से ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा हो कि कोई भी अन्याय, किसी भी तरीके का अन्याय घर में सोते हुए समाप्त हो जाएगा, तो संभव नहीं है। आपको उस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा और बोलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो विधायक बन के आ रहे हैं, जो मंत्री बनते हैं, उन्हें उनके परिवार, उनके आसपास के लोग ये छोटी मोटी नौकरियां नहीं करते हैं, इसलिए उनको भी आपकी चिंता नहीं है। क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी और मजदूर वर्ग है, वो पहले ही अपना इतना नुकसान कर चुका है कि उन्होंने अपने उनके हक में बोलने वाले लोग तैयार नहीं किए, नेता तैयार नहीं किए। हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बनाकर एक प्रयास ये किया है, एक कोशिश ये की है कि कम से कम पीड़ित वंचित लोगों की बात करने वाले कुछ लोग इनके बीच से निकलकर बाहर आए, जो लोगों को ये बताएं, जो हुकूमतों को ये समझाएं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसे करना बंद कीजिए। इसलिए हमारे जो आउटसोर्स आंदोलन है, जो पिछले लगातार 1 साल से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, हम लोग कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं। हमारे आंदोलन की शुरुआत भी 13 सितंबर 2022 को चिनार पार्क से हुई थी। उस दिन हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जितने लोग भी वहां इकट्ठे हुए थे। उसी दिन हम लोगों ने यह तय किया कि हम जो लोग कह रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों का जो 90% तक निजीकरण हो गया है, सब कुछ बिचौलियों के हवाले कर दिया गया है, सब ठेकेदारों को सौंप दिया गया है, और हम इस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई सही है। और हमारे जो बात करने का जो तौर और तरीका था, उस तौर तरीके से सरकार और प्रशासन और बिचौलिए और ठेकेदार डरे हैं, घबराए हैं, इसलिए हमारी 13 सितंबर 2022 को गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन उन गिरफ्तारियों के बाद भी हम न डरे थे, न हम चुप बैठे थे। हम लगातार निरंतर किसी न किसी रूप में अपने आंदोलनों को चला रहे थे। कहीं बैठक कर रहे थे, कहीं ज्ञापन दे रहे थे, कहीं रैलियां कर रहे थे। कुछ न कुछ अपने सीमित साधनों के जरिए जितने लोग जुड़े, उनके साथ ये गतिविधियां हमारी चलती रहीं, जिसका फायदा ये हुआ, जिसका असर ये हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे राजनीतिक चर्चा के अंदर भी आए हैं, प्रशासन तक भी पहुंचे हैं, सरकार तक भी पहुंचे हैं। और आउटसोर्स कर्मचारी वो कहीं भी है, किसी भी रूप में है, किसी भी विभाग में काम करता है, कोई सा भी काम करता है, वह भी अपने खुद के प्रति जागरूक हुआ है और खुद के लिए बोलने के लिए तैयार हुआ है। जब से ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आंदोलनों को प्राथमिकता दी, संघर्ष का महत्व लोगों को समझाया, आप खुद लोग देख रहे होंगे कि आंदोलनों की झड़ी लग गई मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा हालांकि जो प्रयास था कि सबको एक मंच पर लाकर संघर्ष के मैदान में उतारा जाए, क्योंकि इनकी संख्या 15-20 लाख के करीब है। हम अपने इस प्रयास में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सफल हम नहीं हुए हैं। यह हम पहले भी कहते रहे और आज भी कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें सफल होंगे, इसके लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जन दबाव से ही डरती है और वह आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी कल्चर को खत्म करने के लिए तभी तैयार होगी जब इनकी एकता सड़कों पर नजर आएगी। यदि वो बिखरे 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 टुकड़ों टुकड़ों में दिखते रहेंगे तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। तो साथियों, जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर आखिरी मौका है हमारे पास। हम लोग अपने साथ तिरंगा झंडा लेकर भोपाल पीसीसी के सामने इंदिरा जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और अपनी तिरंगा आक्रोश रैली में हिस्सेदारी करें और आउटसोर्स जो अन्यायकारी है, जो अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, इसे समाप्त कराने में अपना योगदान दें, अपनी अग्रिम भूमिका निभाएं। यह सब कुछ लिए क्यों भी जरूरी है? यह सब इसलिए भी जरूरी है साथियों कि यदि सरकारी सेक्टर खत्म हो गया तो मध्य प्रदेश में बचेगा क्या? नौकरियां कहां मिलेंगी? सरकारों ने जिस नीतियों पर चल रही है वो नीतियां सरकारों की नीतियां रोजगार को खत्म करने वाली नीतियां हैं। वो योजनाओं के सहारे अपने चेहरे चमकाने वाली नीतियां हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, मालनपुर, पीथमपुर, मंडीदीप। ये तीनों कब बने थे? 2003 से पहले तैयार हुए थे मध्य प्रदेश में। 20 साल में इसके स्तर का एक भी औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में तैयार नहीं किया गया जहां लोगों को नौकरियां मिले, जहां लोग काम कर सकें। जो 10-12 मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं, बामौर है, बोरगांव है, दूसरे भी जिलों में है, सिंगरौली है, रीवा, सतना, इस तरफ भी है, वो भी मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। वो भी 2003 से पहले के डेवलप हुए हैं, चाहे वो सीमेंट कारखाने हो, चाहे वो कोयला उद्योग हो, चाहे जौन से हो, वो 2003 से पहले मध्य प्रदेश में विकसित हुए औद्योगिक क्षेत्र जहां लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो इन 20 सालों के अंदर मध्य प्रदेश में एक भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा विकसित नहीं हुआ जहां हजारों लोगों को नौकरियां मिल सके, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश में ये बेरोजगारी की समस्या है। अब मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकताओं में 1000 रुपए की योजना महिलाओं के लिए शुरू करना है, लेकिन उन महिलाओं को जहां बड़ी संख्या में महिला काम करती है, रोजगार गारंटी है, उस रोजगार गारंटी में मजदूरी बढ़ाना और काम के दिन बढ़ाना इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यदि इस सरकार ने मनरेगा में 100 की बजाय 200 दिन काम, 213 रुपए मजदूरी की बजाय अगर कलेक्टर दर 358 रुपए कर दी होती तो शायद सरकार को लाडली बहना योजना शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक योजनाओं के सहारे अपने भाषण सुशोभित करने वाली सरकार है। यह न तो रोजगार को प्राथमिकता में रखती है, न रोजगार की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखती है, और न न्यूनतम वेतन को प्राथमिकता में रखती है। इसीलिए पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन को रिवाइज नहीं किया गया है। हम आज भी 15 साल पुराना न्यूनतम वेतन पा रहे हैं। अगर आज न्यूनतम वेतन रिवाइज हो गया होता तो हर काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो आउटसोर्स में है, चाहे वो अस्थायी है, चाहे सरकारी दफ्तरों में काम करता है, चाहे किसी कारखाने में काम करता है, चाहे किसी उद्योग में काम करता है, चाहे किसी मॉल में काम करता है, उसे 21,000 रुपए मिल रहे होते नियमानुसार। हमारे जो भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के जो श्रम कानून है उनके अनुसार उन्हें 21,000 रुपए मिल रहे होते। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम वेतन रिवाइज न करके काम करने वाले लोगों के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय किया है। इसीलिए इस ऑल डिपार्टमेंट संयुक्त मोर्चा की जो
गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो आम काम करने वाले लोगों के हितों के लिए हम लोग कर रहे हैं और उनके साथ आर्थिक न्याय हो सके, इसके लिए हम लोग इन गतिविधियों को चला रहे हैं। अब देखिए, सरकार की काम करने के तौर तरीकों को समझिए। मैं एक विभाग को उदाहरण के तौर पर लेता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 2 कर्मचारियों की पंचायतें बुलाई, उनके लिए कुछ घोषणाएं की। वो है ग्रामीण पंचायत सचिव और रोजगार सहायक। रोजगार सहायक का थोड़ा सा वेतन बढ़ाया और पंचायत सचिवों को भी कुछ शायद दिया है। क्या यार, ग्रामीण पंचायत विभाग में यही 2 लोग काम करते हैं क्या? ग्रामीण पंचायत विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है। क्या इस सरकार को उस आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में फैसला नहीं लेना चाहिए था? मेरा मानना है कि लेना चाहिए था। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो पंचायत भवन बने हुए हैं, उन पंचायतों के अंदर बड़ी संख्या में क्लास 4 काम करता है, भ्रष्ट काम करता है, जो पंचायत भवन को खोलता है, वहां साफ है, वहां बैठने वाले सचिव, रोजगार सहायक या दूसरे भी जो सरपंच है, पंच है, उनको सेवा करता है। वहां एक भ्रष्ट भी है, वहां एक सफाई करने वाला कर्मचारी भी है, वहां पर एक गांव को, पंचायत को पानी पिलाने वाला नल चालक भी है, वहां पर एक लेखापाल भी है, वहां एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। ये 4-5 कर्मचारी और उस पंचायत भवन में बैठते हैं। वो भी पंचायतों के कर्मचारी हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रोजगार सहायक और सचिव हैं। क्या इस सरकार को उसी विभाग के, उसी कार्यालय के इन कर्मचारियों के लिए कोई फैसला नहीं करना चाहिए था, जिन्हें 1,000, 2,000, 3,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है? लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सरकार सबकी सरकार नहीं है। यदि यह सरकार सबकी सरकार होती और सबके हित में सोचती तो इस तरीके से पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे सीधे ये कहती कि हमारे यहाँ जितना भी आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, दैनिक, अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहा है, उसे मध्य प्रदेश की सरकार न्यूनतम वेतन उसके लिए 21,000 रुपए तय करती है। उसे 62 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हम उसकी नौकरी में सुरक्षा की गारंटी देते हैं और बुढ़ापे के लिए हम उसके लिए ये प्रावधान करते हैं, रिटायरमेंट के समय उसको इतना पैसा मिलेगा। ये 3-4 फैसले कोई भी सरकार एक साथ बैठकर 1 मिनट में ले सकती थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार आपकी नहीं है। और जो सरकार आपकी नहीं है तो उस सरकार से अपनी कोई हमदर्दी होना भी नहीं चाहिए। हमें उस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए और लगातार बोलते रहना चाहिए। तभी ये सरकार भी सुनेगी, वो ब्यूरोक्रेसी भी सुनेगी जो इस तरीके की पॉलिसी बना रही है जो हमारे खिलाफ है। तो साथियों, आप आइए, ये अंतिम मौका है। आचार संहिता 7 तारीख के बाद कभी भी लग सकती है, इसलिए 7 अक्टूबर को भोपाल में पीसीसी के सामने इकट्ठे हुइए और तिरंगा आक्रोश रैली का हिस्सा बनिए। बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, जिन्हें सबके साथ समान रूप से न्याय करने की हिदायत सरकारों को दी, जो नहीं कर रही हैं, उन बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर अपनी एकता का परिचय देंगे और जरूरत पड़ी तो हम वहां पर बाबा साहब की शरण में बैठेंगे और इस हुकूमत से, जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, इस सरकार से जो हमारी नहीं सुन रही है, उससे कहेंगे कि अब आप हमारी सुनिए, तभी हम भोपाल से लौटेंगे। मैं किसी भी संगठन से, किसी भी नेता से, किसी भी कर्मचारी नेता से किसी भी तरीके की व्यक्तिगत मनोहार नहीं लगाऊंगा और न मैं उनको मनाने की कोशिश करूंगा कि वो आए। उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो 7 अक्टूबर को
लोगों को आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये लड़ाई उन लाखों आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ना आप सबकी जिम्मेदारी है। हमने एक मंच तैयार किया है, इस मंच ने लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया है, लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया है और आप जो इस ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो काम 1.5 साल में कर चुका है, 1.25 साल में कर चुका है, यह वो काम है जो सरकारों को झुकाने का काम करेगा और इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज भी भोपाल में संविदा प्रेरक बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए हैं, उनने प्रदर्शन किया है, उनने भी इसी मोर्चे से प्रेरणा ली है और भी लोग प्रदर्शन करेंगे, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से प्रेरणा लेकर प्रदर्शन में उतर रहे हैं। सरकार ने किसी की नहीं सुनी है, सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनी है जिनका संख्या कम है और जिन्हें कुछ देने में सरकार के ऊपर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है और सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सरकार ने उन लोगों की पंचायत बुलाकर कुछ तालियां बजवा ली है, शिवराज सिंह जी ने कुछ भाषण दे लिए हैं, बाकी जो बुनियादी काम होना चाहिए था मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के लिए वो नहीं हुआ है। अब बुनियादी काम क्या है? बुनियादी काम ये है कि सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां क्लास 4 और क्लास 3 में मिलती हैं और क्लास 4 और क्लास 3 में नौकरियां करने वाले जो लोग हैं वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं। वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे होते हैं और उन्हीं की सरकारी नौकरी पाने के अधिकार को पिछले 15-18 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने छीन लिया है। पूरा का पूरा आउटसोर्स बिचौलिए क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों में बिठा दिए गए हैं। इसलिए समाज के अंदर असमानता बढ़ रही है और पैसे वाला होता चला जा रहा है। इसलिए हमारे इस मोर्चे की लड़ाई समाज के अंदर से आर्थिक असमानता को समाप्त कराने की लड़ाई भी है। सरकारी नौकरियां पर पहला अधिकार, पहला हक समाज के कमजोर वर्ग का है जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन एक साजिश के तहत समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ही इन नौकरियों से वंचित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एकजुट हो गए, आप संगठित हो गए तो इन सरकारों को झुकना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को आप भोपाल एक बार और आए। ये चुनावी समय में शायद आखिरी कार्यक्रम होगा पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों का। अंतिम सवाल, अंतिम बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे मित्र फेसबुक पे हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के वचन पत्र में आप आउटसोर्स के बारे में, अस्थायी कर्मचारियों के बारे में शामिल कराएं। यह बात वो हमसे इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी भी है, उनको ये पता भी है कि मैं माननीय कमलनाथ जी के करीब हूं और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको आज इस पेज पर ये यकीन दिलाता हूं, ये भरोसा दिलाता हूं और हम लोग लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, हमने अपने इसी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी मोर्चा की तरफ से कांग्रेस के वचन पत्र कमेटी के साथ बैठक की थी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभागार में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। हर विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के नेता उस बैठक में थे। उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस अपने वचन पत्र में इन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी, उनके सवालों को पूरी गंभीरता के साथ वचन पत्र में शामिल करेगी और हमने लगातार माननीय कमलनाथ जी से यह आग्रह किया है कि आप कर्मचारियों के लिए एक अलग से वचन पत्र जारी करें। अगर कर्मचारियों के लिए अलग से वचन पत्र जारी होगा, उनके मुद्दे अलग से अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों के सामने भी सच्चाई जाएगी, यथार्थ जाएगा और कर्मचारी वर्ग भी उस वचन पत्र को अपने अपने स्तर पर
हासिल करेगा और उसके अनुसार वह अपना चुनाव में राजनीतिक निर्णय लेगा। इसलिए साथियों, कांग्रेस के वचन पत्र को आने में अब कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत जल्दी कांग्रेस का वचन पत्र आप लोगों के बीच में होगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। आप जो चाहते हैं वो उसमें लिखा होगा। हम 7 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने इंदिरा जी की प्रतिमा पर इसलिए इकट्ठे भी हो रहे हैं कि हो सकता है कि उस दिन माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में आ जाएं, और वो हमारे बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से वो हमको कुछ न कुछ तो विश्वास और भरोसा दिलाएंगे ही। इसलिए साथियों, जो सरकार के पक्ष के द्वारा हमसे लगातार कहा जा रहा था कि हम पंचायत बुला रही है सरकार, मुख्यमंत्री जी गंभीर है, वो न्यूनतम वेतन रिवाइज करेंगे, फलाना ढिमका, जी तमाम सारे जो हमको दिलासाएं दी जा रही थी पिछले 2 महीने से, आज 3 अक्टूबर के दिन अपन बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से जितना कुछ भी कहा गया था वो सब झूठ साबित हुआ है, कुछ भी सामने नहीं आया। उल्टे कुछ कंपनियों की तरफ से पत्र आए हैं, उन पत्रों ने हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता बढ़ाई है, जिसमें कहा है कि जिसको 20,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलती है उनको हम छटनी करेंगे और नई भर्तियां करेंगे। इस तरीके के कुछ पत्र भी आए हैं। दिसंबर में बहुत सारे आउटसोर्स एजेंसियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए छटनी का संकट इस सरकार ने हमारे ऊपर और डाल दिया है। तो साथियों, आप लोग 7 अक्टूबर को अपने साथ एक तिरंगा झंडा और 2 फीट की लकड़ी लेकर भोपाल आए। पीसीसी के सामने हम इकट्ठे होंगे और अपनी तिरंगा आक्रोश रैली निकालकर सरकार से कहेंगे कि ये जो आपने 15-18 साल में जो तैयार किया है, जो आपने कल्चर लागू किया है, आप ही इसे जाते जाते खत्म कर जाइए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपकी विदाई इस मध्य प्रदेश से तय है। इसी के साथ साथियों, आप लोग भी 7 अक्टूबर को बिना किसी के इधर उधर की बात किए बगैर लक्ष्य बना लीजिए कि 7 अक्टूबर को हमको आर पार की लड़ाई लड़नी है। इस सरकार को आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेने की मानसिकता के साथ आप भोपाल आइए। जो लोग लड़े हैं वही जीते हैं, जो सोते रहे हैं उनको तो माँ भी बार बार खाना जगाकर नहीं देती है। तो साथियों, ये मौका है।